तो दोस्तों एक सवाल का जवाब दो कि क्या कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं या पढ़ाई के दौरान सोचते रहते हैं? और क्या ये सोचना ओवरथिंक नहीं है? ये कैसे पहचानते हैं आप? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग के बारे में और ओवरथिंकिंग को कैसे टैकल करना है उसके बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्या है और कौन लोग हैं जो ओवरथिंक कर जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में और ओवरथिंकिंग क्यों डेंजरस है। अभी एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि हम ह्यूमंस बाकी जानवरों से कैसे अलग हैं। हमें होमो सेपियंस बोला जाता है, तो उसका मेन जो क्राइटेरिया होता है कि हम थिंकिंग ह्यूमंस हैं, हम सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले और हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उनके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग टाइम पे सोचते हैं। लेकिन ये कितनी हद तक सोचना है? अगर हम पूरे टाइम सोचते ही रहे और काम ना करें तो कितना खतरनाक होगा। ऐसे ही एक बातें हो रही थी, मैं स्कूल में था, हमारे एक हिंदी टीचर हुआ करते थे, तो हम लोग ऐसे बता रहे थे कि सर मैं ये सोच रहा था कि ये काम कर लूंगा, तो बोले सोचने से काम नहीं होता है, काम करने से होता है। उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग होती है, कैसे आपको टैकल करना है। तो ये जो चैलेंज है ओवरथिंकिंग वाला, सबसे पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना है कि थिंकिंग तो ज़रूरी है और ये बड़ा नॉर्मल है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि वही ओवरथिंक कर रहे हैं, वही चीज़ों को बहुत बड़ा करके इमेजिन कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो हम में से 10 में से 5-7 लोग होंगे जो ओवरथिंक करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। लेकिन ये बहुत कॉमन है, तो इसको ऐसे ट्रीट नहीं करना कि आपके लिए बहुत बड़ा इशू है, वही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक हो सकता है, अगर एक्सट्रीम होगा तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, थेरेपी वालों को कंसल्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हम टैकल करने की कोशिश करते हैं, जो भी तरीके मैं बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनना और ये क्यों डेंजरस है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपको ओवरथिंक नहीं करना। मतलब आप पूरे टाइम सोचते रहें कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो ये होगा, उससे नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो दिक्कत होती है ओवरथिंकिंग की वो ये है कि हमारे ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी है सोचने की। हमारे ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन को कैरी करने की। तो अगर आप उसको ओवरलोड कर देंगे, जैसे इंजन है ना, कोई गाड़ी है चल रही है, उसमें एक पर्टिकुलर लोड रख पाओगे, आप ज़्यादा रख दोगे तो गाड़ी दब जाएगी। चाहे ट्रक है, हर का एक लिमिटेड लोड देना है। तो आपके ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो आपको ओवरथिंक करते-करते आपको लिमिट नहीं पता है कि पता लगे आप पढ़ने बैठ रहे हैं भारत का इतिहास, तब आप दुनिया भर के इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, अपने इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, कल के बारे में सोच रहे हैं, इतनी चीज़ें सोच रहे हैं, सबको इमेजिन कर रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होगा। तो आपके ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसकी वजह से वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अगर आप उसको ओवरलोड कर। दूसरा जो रीज़न है ओवरथिंकिंग के डेंजर के बारे में, ओवरथिंकिंग क्यों अवॉइड करना चाहिए, वो ये है कि जब भी आप ओवरथिंक करते हैं, तो आप बहुत रेशनल नहीं होते हैं। ओवरथिंक में क्या होगा कि कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये है, ये है, ये है, लेकिन आप उस समय उस चीज़ को एक कोई पार्ट है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, तो बहुत रेशनल एक्शन नहीं होता। मान लीजिए कि आप यूपीएससी प्री देने वाले हैं जो लगभग 1 महीने में आने वाला है। आप प्री को लेके आप या तो तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छा, आप मॉक दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। या पूरे टाइम आप सोचते रह जाएँ कि यार ये ऐसे आएगा, मेरा फिर ये खराब हो जाएगा। तो जो आपको उस मोमेंट में करना है, वो करने की जगह है जो आपका काम नहीं है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ओवरथिंकिंग ना सिर्फ आपके ब्रेन पे जोर देती है, ओवरथिंकिंग आपके एक्शंस को भी प्रभावित करती है। जो आप करने वाले होते हैं, वो टाइम आपका खा जाती है। और इसको अगर आप अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर आप उस समय थिंक नहीं कर रहे होंगे, तो कोई काम कर रहे होंगे। तो कोई भी काम जो खत्म होता है, वो काम करने से खत्म होता है, सोचने से खत्म नहीं होता। सोच सकते हैं शुरुआत में, लेकिन पूरे टाइम सोचोगे तो काम खत्म नहीं होगा। जैसे आपने सोच लिया कि आप ये खाओगे तो आपका पेट नहीं भर जाएगा, आपको वो खाना पड़ेगा तब पेट भरेगा। सोचना है पहली कंडीशन है, लेकिन पूरे टाइम आप नहीं सोच सकते। तो थिंकिंग को एक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट कराना है और थिंकिंग पूरे के पूरे एक्शंस को डोमिनेट ना कर जाए, वो भी देख। तीसरा जो रीज़न है कि मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि ओवरथिंकिंग कहीं न कहीं डेंजरस है, वो है कि आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। एक एमिगडाला होता है जो इमोशनल चीज़ों से कनेक्टेड होता है, जो इमोशंस जनरेट करता है। दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दोनों अलग-अलग चीज़ों से जुड़े होते हैं। प्री जो कॉर्टेक्स है वो कहीं न कहीं आपके डिसीज़न मेकिंग पार्ट से जुड़ा होता है कि कोई चीज़ आप कैसे करेंगे, पहले ये करेंगे, दूसरा करेंगे, रेशनैलिटी के साथ जुड़ा हो। तो जब भी ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन होती है, आपका जो एमिगडाला पार्ट है, जो इमोशनल पार्ट है, वो कहीं न कहीं आपके जो रेशनल पार्ट को डोमिनेट कर जाता है। तो कोई भी काम जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, कि मान लीजिए कि अभी आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएँ, अभी आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि आप प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंट रहें। लेकिन आपका ब्रेन आपको कह रहा है नहीं यार जियोग्राफी बहुत खतरनाक है, वो खतरनाक आएगा, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। आपने क्या करा, ओवरथिंक कर लिया करंट अफेयर्स के बारे में और पूरे टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहे। अब पूरे टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो जो भी स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो मिस कर जाओगे, आपका प्री खराब हो जाएगा। तो तीसरा जो बड़ा रीज़न है ओवरथिंकिंग अवॉइड करने का, कि आपका इमोशंस बहुत बार आपकी रेशनैलिटी को डोमिनेट करता है। जो काम आपको नहीं करना था, आप वो करने लग जाते।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहीं न कहीं आपको ओवरथिंकिंग अवॉइड करनी चाहिए, ओवरथिंकिंग को मिनिमाइज़ करना चाहिए, लेकिन वो बहुत आसान काम नहीं होता क्योंकि बहुत बार एक्शंस तो आपके कंट्रोल में है कि भाई आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थिंकिंग को कंट्रोल करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। आपके ब्रेन में बहुत तरह के थॉट आते हैं, उनको कैसे रोकेंगे, उसके लिए भी अलग-अलग प्रैक्टिस होती है। लेकिन एक जापान में टेक्निक है और वो टेक्निक ये कहा जाता है कि जो भी वहाँ पे तीरंदाजी होती है, उसमें ये बोला जाता है द परफेक्ट एम से ज़्यादा परफेक्ट शांति की ज़रूरत होती है जब भी आप एम करते हैं या तीरंदाजी करते हैं। तो ये बोला जाता है कि अगर आपको अच्छा तीरंदाज बनना है, तो आप निशाना लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने शांत मन से निशाना जैसे जो भी ओलंपिक अभी हुआ होगा, वहाँ पे एक इंसान था जो केवल चश्मा लगा के ऐसे कर के मार देता है, लग जाता है। तो उसके ब्रेन में बहुत क्लैरिटी रही होगी कि वो क्या कर रहा है, कामनेस रही होगी। तो कभी भी कोई बड़ा काम आपको करना है, आप जितना शांत रहेंगे, जितना कम ओवरथिंक करेंगे, उतना बेहतर करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल हम लेते हैं। उनका जो सबसे बड़ा मैसेज होता है लोगों को कि आपको प्रोसीजर पे ध्यान देना है और आपको जितना शांत रहेंगे, उतना आप कंट्रोल में रहेंगे। तो यही आपको करना है कि आपको एकदम शांत मन से करना है। अपने ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज़ नहीं लाने हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे तो उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक गेंद आती है ऑफ साइड पे जिसे मुझे कवर पे खेलना है। लेकिन मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ कि लेग पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो आपको उस मोमेंट पे रहने के लिए भी ओवरथिंक कम करना है ताकि उस मोमेंट को आप जी पाएँ। आप तैयारी कर रहे हैं वो भी एक अच्छा प्रोसेस है, तो उस मोमेंट को जीने के लिए भी आपको वहीं रहना है। तो ये तो बातें हो गई कि ओवरथिंकिंग कैसे डेंजरस हो सकती है उसके बारे में। अब आपको ये पता लग गया कि ओवरथिंकिंग डेंजरस, तो अब ये बात आती है कि इसको आप कंट्रोल कैसे? उसके लिए अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और अगर इन तरीकों से मिनिमाइज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो आपको थेरेपी सीक करनी चाहिए, किसी से मदद लेनी चाहिए जिसमें कुछ भी गुनाह नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब तरीके देखने की कोशिश कर। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है इमोशनली अवेयर होना कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, खुद के बारे में आप जानो। बहुत बच्चे खुद के बारे में नहीं जानते कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनका मूड क्या है, कब उन्हें गुस्सा आता है, कौन-सी बात है जो उनको डराती है, कौन-सा बात है जिससे वो ट्रिगर हो जाती है उनकी ओवरथिंकिंग। तो आपको लिखना चाहिए कि कौन-सी बात है जो आपको बहुत परेशान करती है। क्या जॉब परेशान करता है, पैसा परेशान करता है, फैमिली के इश्यूज़ परेशान करते हैं, पढ़ाई पढ़ाई में भी कौन-सा सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो क्लैरिटी आपको आएगी कि किस सब्जेक्ट में आपका कैसा मन लगता है, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। तो लिखने की कोशिश करो कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं, वो आप लिखने की कोशिश करोगे, तो आपको अपने बारे में क्लैरिटी आएगी। जब आप अपने इमोशंस को बेटर समझते हैं, जैसे मैं अपने आप को मान लो समझने की कोशिश करूँगा, तो मुझे पता है कि इस तरह के टॉपिक बात करूँगा, तो मैं इस टोन में बात करूँगा, इस इंसान से बात करूँगा, तो इस टोन में करूँगा। तो जब आप इमोशनली अवेयर हैं, तो आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि कुछ लोगों की शक्ल देखने के बाद आपको गुस्सा आता है। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं शांत मन से, तो आप अवॉइड करेंगे उन लोगों की शक्ल देखना। कुछ तरह के गानों से आपको दिक्कत होती है, आप उनको अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको खुद के बारे में जानना है। दुनिया को कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर आपको बड़ा कुछ करना है, तो खुद को जीतना पड़ेगा और खुद को जीतना सबसे टफ है। खुद की डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बहुत बार इमोशन के साथ-साथ आपको अपनी बॉडी को भी समझना होता है, कि कुछ चीज़ें खाने के बाद आपको चक्कर आता है, गैस बन जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी आप जानो, तब कहीं न कहीं आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। दूसरा जो काम आपको करना है, वो है कि एक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है थिंकिंग से। थिंकिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब भी आप कोई तैयारी कर रहे होंगे तो काम बोलता है, आपको काम करना है। उसपे 2 चीज़ें होती हैं, क्यों काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सोचने की वजह से बहुत बार आपका ब्रेन खुश होता है, लेकिन जब भी कोई काम आप करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ करता है, जो परफॉर्मेंस वाला हार्मोन है, हैप्पीनेस वाला है, वो रिलीज़ होता है। उससे आपको अच्छा लगता है और आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। तो मान लीजिए कि आपने प्लान करा कि आप 1 चैप्टर आज पढ़ेंगे। आपने वो 1 चैप्टर शुरू करा, आपने पढ़ लिया, तो आपका ब्रेन खुश होगा, आप अच्छा फ़ील करेंगे और आप अच्छा फ़ील करेंगे तो परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। एक ऐसी ही जापानीज़ टेक्निक होती है जिसे हम काइज़ेन बोलते हैं। काइज़ेन का ये मतलब है कि बहुत बार कोई बड़ा भी प्लान हो तब भी आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। मान लीजिए कि आप 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तब भी 1 सीढ़ी एक बार में चढ़ेंगे ना, तो आपको वैसे स्टेप लेना है कि लक्ष्मीकांत की 700 पेज की किताब आपको खत्म करना है, तब भी शुरुआत तो एक ही पेज से करोगे ना, पहले पेज से पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, 3 पेज पढ़ोगे। तो बड़े से बड़ा काम भी खत्म हो जाता है अगर आप उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में करने की कोशिश करते हैं। तो सोचने से बढ़िया है कि जब भी आपको मौका मिले आप वो काम करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप काम करेंगे तो काम का प्रेशर भी घटेगा ना, कि मान लीजिए कि मैं सुबह उठा था, मुझे तो यार 700 पेज है लक्ष्मीकांत मुझे पढ़ना है। अब मैंने सोचा ही और शाम तक मैं सोचता रह गया, तो दूसरे दिन भी 700 पेज ही लक्ष्मीकांत है जो मुझे पढ़नी है। लेकिन अगर आज मैं सोचने के साथ ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने 30 पेज लक्ष्मीकांत पढ़ ली। अगले दिन मेरे पास 670 पेज पड़े पढ़ने के लिए, और अगर इसी तरह मैंने 10 दिन कर दिया, तो मेरे पास लगभग 300 पेज मेरे कवर हो जाएँगे। फिर मेरी स्पीड भी बढ़ेगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो आपको एक्शंस को ज़्यादा तरजीह देनी है थिंकिंग से। ये दूसरा काम हो गया।
अब जो तीसरा काम आपको करना है वो है अपने ब्रेन को, अपने थॉट प्रोसेस को रीफ्रेम करना। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी नहीं करते। वो बगल वाले को देख लेंगे, कोई फैमिली वाला कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, उसकी चीज़ों को सुनने लग जाते हैं। जब भी किसी चीज़ की आप तैयारी करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है कि यार आप ये कर लेंगे। आपको अपने बारे में अच्छा फील करना है, अपने ब्रेन को रिवायर करना है जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। मतलब मान लीजिए कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मुझे नहीं आता। तो इसको सोचने का आपका तरीका है कि अगर मैं ज्योग्राफी बेटर कर लूँगा तो मेरी वीकनेस कम हो जाएगी। तो ये वैसा है कि अगर वो सब्जेक्ट आपने इम्प्रूव कर लिया तो आप खुद को ज़्यादा बेहतर बना लेंगे। तो इस माइंडसेट के साथ जाओ कि अच्छा ये मेरा वीक ज़ोन है, यहाँ से मेरे सवाल गलत हो सकते हैं, तो मैं इस ज़ोन को स्ट्रॉन्ग करूँगा। स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप और बेहतर कैंडिडेट हो जाएँगे, क्योंकि गोल तो यही है ना कि कैसे आप डे बाय डे बेहतर होते जाएँ। तो इस चीज़ को लेके ब्रिटेन में एक रूल है, ब्रिटिश जो साइक्लिस्ट होते हैं उन लोग का है 1% रूल, कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में आप 100% बेहतर हो जाएँगे तो नहीं होगा, आपको डेली 1% बेहतर होना है। और अगर डेली आप 1% बेहतर होते हैं तो 70 दिन में आप 100% बेहतर हो जाएँगे। ये सिंपल कंपाउंड है, मतलब कंपाउंडिंग है मैथ का, वो आप लगाने की कोशिश करना, कैलकुलेट करने की कोशिश करना कि मेरे पास ₹100 है, आज मैंने 1% बढ़ाया तो 1 बढ़ेगा, फिर इसी तरह करते-करते 70 दिन है, ₹200 हो जाएगा। तो वो दिमाग आपको लगाना है कि अपने आप को रीफ्रेम करना है, ग्रोथ माइंडसेट लाना है कि यार जो भी चैलेंजेस हैं वो एक अपॉर्च्युनिटी है, जिसके माध्यम से मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ। चाहे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, डॉक्टर बनना है, नेट जेआरएफ क्रैक करना है, प्रोफेसर बनना है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ब्रेन को रीफ्रेम आपको करना पड़ेगा। तो तीसरा काम आपको है रीफ्रेम करना। तो पहला है इमोशनल अवेयरनेस, दूसरा है आपको एक्शंस को तरजीह देना है, तीसरा जो काम है वो है अपने आप को रीफ्रेम करना, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना। और एक बार आप थॉट प्रोसेस बदल लेंगे तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा बेहतर फ़ील करेंगे और ओवरथिंकिंग आपकी कम हो सकती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कम्युनिटी शील्ड या कम्युनिटी का कैसे आप यूज़। तो बहुत बार हम सोशल एनिमल हैं, हम समाज में रहते हैं, बहुत बार लोगों की वजह से हमें ओवरथिंकिंग हो जाती है, लेकिन बहुत बार बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारी ओवरथिंकिंग को कम करते हैं, हमें ढाँढस बनाते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो हमेशा एक ऐसा छोटा सर्कल बनाओ जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओ, जिनसे अपनी बातें शेयर कर पाओ, जो आपको सुन पाएँ, आपके डर को समझ पाएँ, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को समझ पाएँ, जिन अनसर्टेनिटीज़ को लेके आप परेशान हैं उनको समझ पाएँ, तो बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए 50 लोग नहीं चाहिए, आपके पास 2 या 3 या 4 दोस्त ऐसे हों जो आपको जज ना करें, आपको सुनें और आपकी बातों को समझें और आपके ऊपर यकीन करें। ऐसे 4 दोस्त तलाशो, 50 भीड़ तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 4 दोस्त इनफ हैं आपकी लाइफ़ को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, वो दोस्त तलाशो। फैमिली में आपके कोई हो सकता है जो आपको समझे, भाई-बहन कोई भी, उनसे अपनी बात शेयर करने की कोशिश करो। और डर सबको लगता है, अगर कोई इंसान बोलता है कि पढ़ाई के दौरान उसे डर नहीं लगता, वो झूठ बोल रहा है। अगर डर नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं होगा। मतलब अगर आपको डर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम चुना है जो बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। अगर आप टफ़ एग्ज़ाम चुनते हैं, चाहे आईएएस का चुनिए, आईआईटी का, नीट का, नेट जेआरएफ का, बड़े एग्ज़ाम है तो डर लगेगा, और अगर डर नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है। क्योंकि इंसान मज़ा उसी काम में आता है जिसमें डर होता है, रिस्क होता है। तो वो चीज़ें आपको रखनी है कि एक कम्युनिटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है जो आपको मदद कर पाए। और ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे, जो चारों स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इमोशनली अवेयर होने के बारे में, एक्शंस के बारे में, तीसरा जो मैंने आपको रिफ्रेमिंग के बारे में बताया, चौथा जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कम्युनिटी बनानी है, सोशल लाइफ़ कैसे मैनेज करनी है, उसके बारे में, तो आपकी ओवरथिंकिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो पाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि शायद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं थेरेपी सीक करनी चाहिए। जो भी इस ज़ोन के एक्सपर्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश करो कि मैम, सर ये मेरी दिक्कत है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? और वो लोग आपको अच्छा सॉल्यूशन बताएँ। मतलब रैंडम किसी इंसान से सलाह लेने से बेहतर है कि अगर आपको जब भी हेल्प लगती है, आप लेते हैं। जैसे बुखार आता है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, पैरासिटामोल बता दूँगा, जो कि बहुत अच्छा इलाज नहीं है। लेकिन कोई इंसान है जो अच्छा डॉक्टर है, वो देखेगा कि किस रीज़न से बुखार है, क्या फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें देखेगा, फिर आपको बताएगा। तो अगर बहुत हल्का-फुल्का ओवरथिंक करते हैं, तो आप इन तरीकों से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल है, तो किसी प्रोफ़ेशनल से मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप सबको लेना चाहिए। तो हमें मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंट इश्यू बनाना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ब्रेन सही नहीं है, आप सही स्पेस में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है चीज़ों को करने का। तो आप हेल्दी तभी हैं जब आप मेंटली फिट हैं, हेल्दी तभी हैं जब आप फिज़िकली फिट हैं, और ये सारी फिटनेस कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को बेहतर करेगी, सोसाइटी को बेहतर करेगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लो, खुद को सीरियस लो। ओवरथिंकिंग अगर आप करते हैं, तो वो एक पार्ट है, लेकिन उस एक लिमिट के बाहर है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो और मैनेज करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे जहाँ पे हम इसी तरह की बातें करेंगे। और एक बात जो मैं बार-बार भूल जा रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है, वो बताना पड़ता है। तो चलो सब्सक्राइब कर लो आप लोग मेरी तरफ से। और सिर्फ़ सब्सक्राइब नहीं करना, आप लोग मेरी टीम भी हो तो आपको ये प्रमोट भी करना है, कैसे भी करके प्रमोट करो। और आप कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक पे आप ओवरथिंक करते हैं। कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं? डिटेल मत बताओ, लेकिन वो टॉपिक कमेंट करके बताओ जिसके बारे में आप ओवरथिंक करते हैं, ताकि मुझे वो टॉपिक पता चल सके और उसके बारे में मैं वीडियो बना पाऊँ।
तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। जय हिंद।